ब्रिटिश पीरियड के बारे में, मॉडर्न इंडिया के बारे में, कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर अपना रूल स्थापित कर दिया तो क्या क्या बदलाव हुए भारत के अंदर। तो लार्ज स्केल में यूरोपियन कंट्रीज भारत आना शुरू हुई व्यापार करने के लिए। इसी बीच में ब्रिटेन में एक कंपनी बनी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में स्टैब्लिश हुई थी। ब्रिटिशर्स को ये खौफ हो गया कि अब अगर हमें टैक्स नहीं मिलेगा तो हम किस तरीके से अपना व्यापार भारत में जारी रखेंगे, क्योंकि उनका मेन मोटिव केवल और केवल भारत को लूटना था। इसके चलते किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था टैक्स पे कर पाना जब उनकी फसल नहीं उगती थी या सूखा पड़ता था। और एक और बहुत ही आप कह सकते हैं हार्श लॉ था विच वॉज कॉल्ड सनसेट लॉ, कि भाई ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जमींदारों को एक टाइम दे देते थे कि आपको इस डेट को टैक्स पे करना है, लेकिन उस डेट में सूरज ढलने से पहले टैक्स पे करना है। अब आ जाते हैं हम दूसरे इलाके में। अब हम थोड़ा सा बंगाल से ही हटकर बात कर लेते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में, जहां पर राजमहल हिल्स के इलाकों में एक कबीला रह रहा है जिनको पहाड़िया कहा जाता है। कमर्शियल रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, और कुल मिलाकर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल रिसोर्सेज थे। तो जब राजमहल हिल्स में फ्रांसिस बुकानन घूम रहे थे तो उन्होंने ही ये रिपोर्ट प्रेजेंट की कि भाई इस इलाके में खेती बहुत ज़्यादा हो सकती है और यहाँ पर राइस और कॉटन बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथाल्स को वहाँ पर सेटल किया और खेती करना शुरू किया। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, हम समीर त्रिपाठी और हिस्ट्री एडुकेटर एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ह्यूमैनिटीज वाला चैनल पर। दोस्तों, आज हम हमारी हिस्ट्री के माइंड मैप सीरीज में शुरू करने जा रहे हैं हमारी बुक नंबर 3, और उसका पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे विच इज कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। चैप्टर का नाम सुन के ही आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली अब इस चैप्टर से हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटिश पीरियड के बारे में, मॉडर्न इंडिया के बारे में, कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर अपना रूल स्थापित कर दिया तो क्या क्या बदलाव हुए भारत के अंदर। अगर आपको 8 चैप्टर याद आ रहा हो तो वहां पर हमने चर्चा की थी कि सर किस प्रकार से पीजेंट्स जो थे या जो रूरल मिलियू था वो मुगल एम्पायर के अंडर में कैसा था, ग्रामीण जो व्यवस्था थी और टैक्स कलेक्शन था, कैसे कैसे लोग रह रहे थे, क्या व्यवस्थाएं थी मुगल एम्पायर के अंडर में, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इस चैप्टर के अंदर भी हम सेम चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन कॉलोनियल पीरियड के अंडर में। बेसिकली इसको कॉलोनियल पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यूरोप ने 1498 में समुद्री रास्ते की खोज कर ली भारत के लिए, पर्टिकुलरली पोर्चुगल ने, तो लार्ज स्केल में यूरोपियन कंट्रीज भारत आना शुरू हुई व्यापार करने के लिए। इसी बीच में ब्रिटेन में एक कंपनी बनी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में स्टैब्लिश हुई थी। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और यहाँ पर धीरे धीरे करके उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया। अल्टीमेटली एक पॉइंट आया जब वो अपने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट सेंटर बनाए व्यापार के। पहला बनाया मुंबई में, दूसरा बनाया मद्रास में, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। ये 3 उनके सेंटर ऑफ ट्रेड थे भारत के अंदर, जिसमें से कलकत्ता सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। अब बंगाल में व्यापार करने के लिए उनको चाहिए था कि हम जितना फ्री में ट्रेड कर पाए उतना अच्छा है, लेकिन वहां के जो लोकल रूलर थे सिराजुद्दौला, वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपने रूल को एक्सपांड करें या अपने व्यापार को एक्सपांड करें और जो भी व्यापार कर रहे हैं उसके लिए टैक्स पे करें। इसके चलते सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कहासुनी हो गई और अल्टीमेटली उन दोनों के बीच में एक मेजर बैटल होता है, एक बहुत हिस्टोरिक बैटल होता है 1757 में, विच इज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद कहीं ना कहीं एक आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्थापत्य भारत के अंदर स्थापित कर दिया बंगाल के इलाके से। आगे चलकर एक और बैटल होता है विच वाज बैटल ऑफ बक्सर, और उसके बाद एक ऑफिशियल पावर बन जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर, जब मुगल रूलर शाह आलम सेकंड ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट दे देते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। दीवानी राइट्स क्या है? दैट इज टैक्स कलेक्शन राइट्स। अब जब ब्रिटिशर्स के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा की टैक्स कलेक्शन राइट्स आती है तो वो धीरे धीरे करके नए नए नियम कानून इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाकों में, टैक्स कलेक्शन को लेकर, व्यापार को लेकर, और इसके चलते वहां के लोकल जो लोग रह रहे थे उनकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो इन्हीं सब चीजों को हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली इस चैप्टर में जो हम मेजर सोर्स डील करने वाले हैं, जिस सोर्स को हम लेकर चलने वाले हैं, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उनके सर्वे और जर्नल्स हैं, उनके अकाउंट्स हैं, जो सर्वेयर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आए या फॉरेन सर्वेयर्स आए, उन्होंने जो सर्वे किया उसकी रिपोर्ट्स हैं, और जो इंक्वायरी कमीशंस बनाई गई अलग अलग जगहों पर, उन इंक्वायरी कमीशंस की रिपोर्ट पर हम बेसिकली इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बंगाल से। बंगाल पहला ऐसा राज्य था जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता को स्थापित किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब 1770 से ना बंगाल की इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में थी। क्यों थी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1765 में ब्रिटिशर्स को बंगाल की दीवानी राइट्स दे दी गई और उन्होंने बंगाल से बहुत लार्ज स्केल में
टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। अब इतना अंधाधुंध उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया कि अगले 5 सालों में बंगाल में सूखा पड़ गया, भूखमरी आ गई, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था और इसमें करोड़ों लोग मारे गए। अब 1770 के बाद बंगाल की इकोनॉमी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। ब्रिटिशर्स को यह खौफ हो गया कि अब अगर हमें टैक्स नहीं मिलेगा तो हम किस तरीके से अपना व्यापार भारत में जारी रखेंगे, क्योंकि उनका मेन मोटिव केवल और केवल भारत को लूटना था। वो यहां पर केवल भारत को लूटने आए थे, तो इसी पैसे से वो यहां से सामान खरीदते और उसे प्रॉफिट में ले जाके ब्रिटेन में बेचते। उन्हें समझ आया कि देखो अब हम इस तरीके से तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें जरूर एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी टैक्स कलेक्शन की। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक टैक्स व्यवस्था बनाई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था बनाई कि हम टैक्स कलेक्शन एक प्रॉपर तरीके से कर सकें। जो पहला टैक्स सिस्टम उन्होंने भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया वो 1793 में किया गया, एंड इट वाज कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट। उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, और उन्हीं के अंडर में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसको परमानेंट सेटलमेंट क्यों कहा जा रहा है? परमानेंट इसलिए कहा जा रहा है कि इसको लंबे वक्त के लिए कर दिया गया है, मतलब इसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया है। बेसिकली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के मन में यह सवाल था कि हम टैक्स लेंगे किससे, ये सेटलमेंट करेंगे किसके साथ। तो उन्होंने भारत के अंदर ही, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर ही जो लोकल तालुकदार्स या राजास थे, जो लोकल रिच लोग थे, उन्हीं के साथ ये सेटलमेंट किया। इसमें बेसिकली क्या किया गया कि उन राजाओं या नवाबों को जमींदार बना दिया गया। जमींदार यहां पर कौन होगा? जमींदार यहां पर कोई प्रॉपर्टी ओनर नहीं है, जमींदार का मतलब यहां पर है एक टैक्स कलेक्टर। बेसिकली एक जमींदार के अंदर में 300-400 गांव रख दिए जाते थे और उस जमींदार के ऊपर एक टैक्स फिक्स कर दिया जाता था कि इन 400 गांव से हमें इतना टैक्स चाहिए। अब जमींदार का काम है कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बिहाफ में उन गांवों से टैक्स कलेक्ट करे और वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जाकर वो टैक्स पे करे। बिल्कुल सही सर। तो कुल मिला के ये सिस्टम किसके साथ हुआ है सर? जमींदारों के साथ। तो इसलिए कई बार इसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। अब यहां पर जो टैक्स फिक्स किया गया है वो परमानेंटली फिक्स किया गया है। द रेवेन्यू इट वाज फिक्स्ड परमानेंटली। क्यों फिक्स किया गया था? क्योंकि ऑब्वियसली 1770 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चाहिए था कि हमें रेगुलर रेवेन्यू मिलता रहे ताकि हम अपना व्यापार भारत में कर सकें। तो परमानेंट सेटलमेंट से एटलीस्ट उनको एक ये हो जाएगा कि हाँ भाई हमें एक परमानेंट रेवेन्यू लगातार मिलता रहेगा। और दूसरी चीज कि अब जो जमींदार अपॉइंट किए गए हैं तो उनको भी पता है कि कंपनी का रेवेन्यू फिक्स्ड है, तो उनको पता है कि आगे चलकर अगर प्रॉफिट हुआ तो वो पैसा मेरे पास ही आएगा, जिससे वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और एग्रीकल्चर का एक्सपांशन होगा। तो अल्टीमेटली जमींदार को अपॉइंट किया गया, और क्या माना गया कि जमींदार एक क्लास ऑफ ऑफिशियल्स बन जाएगी जो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहेगी और भारत के अंदर ब्रिटेन से ऑफिशियल्स लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स क्या थे भाई? यहां पर जो टैक्स फिक्स किया गया था वो इतना ज्यादा फिक्स किया गया था कि इनिशियली उतना टैक्स फिक्स पे कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो अब अगर कोई जमींदार टैक्स पे नहीं कर पाता था तो क्या होता था? अगर कोई जमींदार टैक्स पे नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी, मतलब कोई नया जमींदार अपॉइंट कर दिया जाता था और नीलामी कर कर उस जमींदार को ड्यूटी सौंप दी जाती थी कि अब इस गांव से आप टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब जमींदार क्यों पेमेंट नहीं कर पा रहे थे? इसके कुछ रीजन है, यहां से डायरेक्ट सवाल बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन ये था कि भाई रेवेन्यू चूंकि परमानेंटली फिक्स किया गया था तो ब्रिटिशर्स ने क्या कोशिश की, ऑब्वियसली दे वर वेरी ग्रीडी, बहुत लालची किस्म के लोग थे, तो वो ये चाहते थे कि हमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। दे हैव फिक्स्ड द रेवेन्यू वेरी हाई, समवेयर 10/11 दिस वॉज द रेवेन्यू रेट दैट दे फिक्स्ड, कि अगर मैं 11 रुपए कमा रहा हूं तो 10 रुपए तो टैक्स में ही चला जाएगा और बचे हुए 1 रुपए में से आधा हिस्सा जमींदार ले जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि टैक्स जो फिक्स किया गया था वो इतना ज्यादा हाई था कि पीजेंट्स उसको पे नहीं कर पाते। दूसरी चीज 1790 ये वो दशक है जब पूरे भारत में एग्रीकल्चर कुछ खास अच्छे से हो नहीं रहा था और एग्रीकल्चर के प्राइसेस भी बहुत कम थे क्योंकि इकोनॉमी भारत की बहुत ज्यादा खराब थी। अब ऐसे चलते, इस सिनेरियो के चलते किसानों के लिए बिल्कुल कठिन हो जाता था कि वो अपनी क्रॉप्स मार्केट में ले जाकर बेचे और बदले में पैसा लेकर वो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पे कर पाए। तो चूंकि क्रॉप्स के प्राइसेस कम है तो उनको पेमेंट मिल नहीं रही है, जिससे कि वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा कारण कि जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो परमानेंटली फिक्स किया गया था और वो डिमांड जो थी इनवेरिएबल थी, मतलब वो चेंज नहीं होती थी कि आपके ऊपर एक अमाउंट ऑफ टैक्स लगा दिया गया तो वो लगा दिया गया। अब नो मैटर आपकी इनकम कितनी है, कि मुझे अगर 100 रुपए टैक्स पे करना है तो मुझे करना है, मेरी इनकम भले 50 रुपए हो, 10 रुपए हो या कुछ भी ना हो। इसके चलते किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था टैक्स पे कर पाना जब उनकी फसल नहीं उगती थी या सूखा पड़ता था। और एक और बहुत ही आप कह सकते हैं हार्श लॉ था विच वॉज कॉल्ड सनसेट लॉ, कि भाई ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जमींदारों को एक टाइम दे देते थे कि आपको इस डेट को टैक्स पे करना है, लेकिन उस डेट में सूरज ढलने से पहले टैक्स पे करना है। और अगर ब्रिटिशर्स को जमींदार वो टैक्स पे नहीं कर पाए तो भाई उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था।
उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की पावर को भी बहुत लिमिटेड कर दिया था, जिसके चलते जमींदार के पास अब कोई पावर नहीं थी जिससे वो अच्छे से टैक्स कलेक्ट कर सके। जैसे उनकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया, उनके पास जो छोटी सी ट्रूप होती थी, जो छोटे से आर्म्ड पर्सनल्स होते थे, उसको डिसबैंड कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। वो जो कस्टम्स, वो जो ड्यूटीज, वो जो लोकल टैक्स ट्रेड पर कंट्रोल करता था, वो उसका कंट्रोल खत्म कर दिया गया। उसकी जो कचहरी या कोर्ट थी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में रख दी गई, एक ऑफिस बनाया गया कलेक्टर का और वो उसके अंडर में रख दिया गया। और धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि जमींदार की सारी सत्ता कलेक्टर के हाथ में सौंप दी गई। तो कुल मिला के अब जो जमींदार के पास पावर थी, जो उसके पास एक सत्ता थी लोकल एरियाज में, जिससे कि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकता था या उनको उनकी लाइफ पर कंट्रोल कर सकता था, उस कंट्रोल को ही खत्म कर दिया गया। तो जनरली क्या होता था कि जमींदार का दबदबा रूरल एरियाज से खत्म होता जा रहा था और किसान उससे डरना धीरे धीरे करके बंद कर रहे थे। कुल मिला के दो इंपॉर्टेंट चीजें होती थी कि जब भी कभी कोई बुरी फसल उगती थी या फसल नहीं उगती थी तो बेचारे किसान पेमेंट नहीं कर पाते थे। और दूसरी चीज, कई बार रईस किसान जो है वो जमींदार को परेशान करना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे जमींदार और इस हाई टैक्स को। तो वो अवॉइड करते थे कि जमींदार यहां पर आए और टैक्स कलेक्ट करे। तो वो भी कई बार किसानों को रोक देते थे कि भाई आप टैक्स मत पे कीजिए, और वो बहुत खुश होते थे जमींदार को परेशान होता हुआ देखकर। तो धीरे धीरे करके जब जमींदारी का डिक्लाइन हो रहा था तो गांव के अंदर ही एक नई क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स का राइज हो रहा था, एक नए अमीर किसानों का राइज हो रहा था, हु वर नोन एज जोतेदार्स। बंगाल के अंदर हमें रिपोर्ट मिलती है जहां पर हमें पता चलता है कि भाई एक रिच क्लास ऑफ पीजेंट्स बंगाल के अलग अलग इलाकों में हमें देखने को मिलते हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। देवर कॉल्ड जोतेदार्स, गांतीदार्स, हाउलदार्स या मंडल। ये बेसिकली अमीर किसान होते थे गांव के अंदर और उनके पास बहुत बड़ी जमीन होती थी, राइट। वो लोकल ट्रेड और लोकल मनी लैंडिंग को भी कंट्रोल करते थे कि बिकॉज वो रिच थे तो भाई व्यापार उनके हिसाब से ही चलता था और वो गरीब किसानों को पैसा भी देते थे। और चूंकि उनके पास इतनी जमीन थी तो कई बार अगर किसी किसान के पास जमीन नहीं है तो उसको अपनी खेत पर वो काम भी देते थे, मजदूरी भी करवाते थे। और चूंकि इतनी जमीन है जोतेदार के पास, तो आप देखेंगे कि बेसिकली उस पे जो अधियार या बागरदार जो होते थे वो खेती करते थे। अब ये अधियार या बागरदार कौन है? आप समझ लीजिए एक तरीके से पही खास थे, शेयर क्रॉपर्स, जो आपके खेत में आकर काम करते हैं और बाद में आधी फसल आपको दे देते हैं, आधी खुद रख लेते हैं, क्योंकि उनके पास खेत नहीं था। तो गरीब किसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते थे जोतेदार के ऊपर। अब जोतेदार इस चीज का फायदा उठा के गांव के अंदर किसानों के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल एक्सर्ट करते थे। दूसरी चीज, जमींदार जो होते थे वो जनरली अर्बन एरियाज में होते थे, लेकिन ये जो जोतेदार थे ये गांव के बीच में ही रहते थे। तो ये लोगों को सपोर्ट करते थे, लोगों को हेल्प करते थे, उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। इसके चलते लोग भी जोतेदार को सपोर्ट करते थे। तो अब जब भी कभी जमींदार गांव में टैक्स कलेक्ट करने आ रहा है या जमींदार अपना कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है तो जोतेदार क्या करते, गांव वालों के साथ मिलकर जमींदार को रेजिस्ट करते। अगर जमींदार कोशिश कर रहा है टैक्स बढ़ाने की तो उसको नहीं बढ़ाने देते। अगर जमींदार अपनी ड्यूटीज कर रहा है या वो आकर टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसे नहीं करने दिया जाता था। इनफैक्ट कई बार जमींदार के अगेंस्ट में विद्रोह कर देते थे ये जोतेदार। तो कुल मिला के जमींदार की पोजीशन कहीं ना कहीं खतरे में थी। लेकिन क्या जमींदार डिक्लाइन कर गए? नहीं सर, जमींदारों ने भी धीरे धीरे करके सोल्यूशन निकाल लिया इस प्रॉब्लम से सुलझने का। उन्होंने क्या किया, इस पे भी एक सवाल ऐसा ही बनता है, हाउ डिड जमींदार सर्वाइव दीज प्रॉब्लम्स? तो भाई उन्होंने क्या किया, अब देखो उनकी जमींदारी का ऑक्शन होता था तो वो क्या करते थे, उन्होंने अलग अलग तरीके निकाल लिए जमींदारी के ऑक्शन को बचाने के लिए। पहला काम वो क्या करते कि सपोज उनकी जमीन ऑक्शन होने वाली है तो वो कुछ जमीन अपनी माता जी के नाम पे कर देते, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कह रखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह रखा था कि हम महिलाओं की प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे, तो वो आधी जमीन अपनी माता जी के नाम पर कर देते। दूसरी चीज, फिक्शिशियस सेल, वो झूठी सेल करवाते कि ठीक है चलो ऑक्शन हो रहा है कोई बात नहीं होने दो, लेकिन उस ऑक्शन में वो क्या करते, कि अपने ही लोगों को भेज देते। अब देखो ये पूरी एक साइकिल की तरह चलता था, उसको बेनामी सेल भी कहा जाता था, जो बिना नाम के व्यक्तियों को बेची जाती थी। वो क्या करते, जबरदस्ती रेवेन्यू पे नहीं करते। अब जब वो रेवेन्यू पे नहीं करते तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जमीन की नीलामी की जाती। अब जब जमीन की नीलामी की जाती थी ना तो जो जमींदार है वो अपने ही लोगों को भेज देता, अपने सर्वेंट्स को भेज देता कि जाओ उस नीलामी में पार्टिसिपेट करो और बोली लगाओ। अब वो बोली लगाते, आखिरी में जमीन अलॉट होती किसी एक सर्वेंट को, वो पैसे देने से मना कर देता, लैंड का दोबारा से ऑक्शन होता, फिर से बोली लगाई जाती, फिर से वो पैसे देने से मना कर देता। ये साइकिल चलता रहता। अल्टीमेटली इस साइकिल का एंड कब होता, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थक जाती और फाइनली उसी जमींदार को दोबारा जमीन लाकर बेच देती कि कोई बात नहीं मालिक, आप रख लो जमीन, कम में ही ठीक है, हमें कम रेवेन्यू दे देना बट जमीन आप रख लो और आप ही हमें टैक्स पे करते रहना। तीसरा तरीका क्या होता था कि कई बार जब कोई सपोज नया जमींदार आ भी गया तो पुराना जमींदार अपने गुंडों को लेकर नए जमींदार को मारकर डराकर भगा देता था। और कई बार इवन किसान भी नए जमींदार को आने नहीं देते थे, क्योंकि किसानों के लिए भी जमींदार एक पिता समान फिगर रहता था, जहां पर वो जमींदार को अपने एक फैमिली का मेंबर ही मानते थे। तो कुछ गांव में जहां जमींदार अच्छे होते थे तो किसान भी इवन नए जमींदार को आने नहीं देते थे। बात समझ रहे हैं मेरी आप? तो इस तरीके से जमींदार ने इस
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को सर्वाइव किया एंड अल्टीमेटली जब 18th सेंचुरी खत्म होता है, 19th सेंचुरी आता है, तो फिर एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, एग्रीकल्चर ठीक से होने लगता है और जमींदार सर्वाइव कर जाते हैं। नाउ फिफ्थ रिपोर्ट, ये पूरी जानकारी हमें मिलती कहां से है, ये पूरी जमींदार के बारे में जानकारी, सेल के बारे में, ये सारे रेवेन्यू के बारे में कैसे जानकारी मिली? तो बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई 1813 में, जिसको फिफ्थ रिपोर्ट कहा गया। ये रिपोर्ट बेसिकली कमिटी के द्वारा प्रेजेंट की गई थी जिसका नाम था सिलेक्ट कमिटी। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की गई थी 1813 में, और ये रिपोर्ट थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज के बारे में जो भारत के अंदर वो कर रहे थे। बेसिकली इसमें हमें बहुत ग्रेट डिटेल में जानकारी मिलती है जमींदार के बारे में, किसानों के बारे में, रेवेन्यू कलेक्टर्स के बारे में, और जुडिशियल इन्फॉर्मेशन हमें इसमें बहुत मिलती है कि भाई अल्टीमेटली बंगाल और मद्रास में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है और जुडिशियल ड्यूटीज फर्निश कर रही है। अब ये रिपोर्ट प्रेजेंट क्यों की जा रही है? देखो हुआ क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था तो रॉयल क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी थी। मोनोपोली आप समझते हैं ना? मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि अब भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। अब ब्रिटेन के अंदर कई सारे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स थे या पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि क्यों सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार करेगी और सारा प्रॉफिट लेकर जाएगी। ये दूसरी कंपनीज के लिए लाभदायक नहीं है और ये पूरे देश के लिए भी लाभदायक नहीं है। तो कुल मिला के इस चीज का जमकर विरोध करते, इवन कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स भी इस मोनोपोली का विरोध करते, और जिसके चलते वो क्या करते, लगातार अलग अलग कमिटीज बनाते, अलग अलग रिपोर्ट्स बनाते और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं भारत के अंदर उसको ट्रैक करते, ताकि उनकी गलतियों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रख सके और उनकी इस मोनोपोली को खत्म कर सके। राइट, दे वांटेड कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली भारत के अंदर खत्म होनी चाहिए। उनके मिस रूल के बारे में, उनके मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके करप्शन के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो चर्चाएं करते। तो कुल मिला के ऐसी और भी कमिटीज बनाई गई थी, और ये बेसिकली सिलेक्ट कमेटी के द्वारा प्रेजेंट की गई पांचवी रिपोर्ट उसी चीज के ऊपर थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर भारत के अंदर कर क्या रही है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनफैक्ट कई सारे एक्ट भी पास किए, कई सारे रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट भी पास किए, जिससे कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्किंग को कंट्रोल कर सके भारत के अंदर। अल्टीमेटली 1813 और 1833 में, 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता था। तो ये फिफ्थ रिपोर्ट जो थी, ये उसी की एक रिपोर्ट थी, पांचवी रिपोर्ट थी उसी सीरीज में, जहां पर बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या काम कर रही है उसको शो किया गया था। लेकिन इस फिफ्थ रिपोर्ट को पढ़ते टाइम हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि ऑब्वियसली यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नेगेटिव दिखाना है, तो कई बार जमींदारी कोलैप्स या जमींदारी ऑक्शन की जो नंबर्स हैं या जो रेवेन्यू नंबर्स हैं वो कई बार फिक्शिशियस हो सकते हैं, वो कई बार एग्जैजरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताए गए हैं। तो इस रिपोर्ट पर हम पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे इलाके में। अब हम थोड़ा सा बंगाल से ही हटकर बात कर लेते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में, जहां पर राजमहल हिल्स के इलाकों में एक कबीला रह रहा है जिनको पहाड़िया कहा जाता है। राजमहल हिल्स में एक कबीला रह रहा है जिनको पहाड़िया कहा जाता है। बेसिकली इन पहाड़ियाज के बारे में हमें ग्रेट डिटेल में जानकारी मिलती है एक सर्वेयर से जिनका नाम था फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन ने बहुत ग्रेट डिटेल में 19वीं शताब्दी में राजमहल हिल्स के बारे में जानकारी दी है। ये बेसिकली कबीले थे जो ट्राइबल चीफडम के हिसाब से रहते थे। बेसिकली ये कबीले जहां पर कबीलों का सरदार होता था, और ये कबीले पहाड़िया कहलाते थे जो राजमहल हिल्स पर रहते थे। ये बेसिकली जंगलों में रहकर चारकोल प्रोड्यूस करते थे, सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करते थे, सिल्क प्रोड्यूस करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। गैदरिंग में ये महुआ कलेक्ट करते थे, सिल्क कोकून कलेक्ट करते थे, रेजिन्स छोटी छोटी बेरीज कलेक्ट करते थे। उसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये पल्सेस और मिलेट्स उगाते थे, जहां पर वो क्या करते, जंगल काटते, उसको जला देते। जब वो राख मिट्टी से मिलती तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती, वहां पर छोटी सी फसल उगाते, फिर नए इलाके में चले जाते। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो लोग वहां पर करते थे और इनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत सालों से ये राजमहल के इलाकों में रह रहे थे। राजमहल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, ये बेसिकली हटमेंट्स में रहते थे ये लोग, जो कि आम या इमली के पेड़ के नीचे बनाई जाती थी, और ये आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते थे। दे कंसिडर्ड आउटसाइडर्स एज डिकूस। लेकिन अब जब धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स भारत के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करते जा रहे थे, तो उनका उन्हें जरूरी था कि नए नए रिसोर्सेज उनको मिलना शुरू हो। वो जितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था उतना प्रॉफिट बनाना चाहते थे। तो इसी के चलते वो अपने सर्वेयर्स को भेजना शुरू करते हैं कि जाओ सर्वे करो कहां पर कितनी जमीन अवेलेबल है और कहां पर कितनी खेती की जा सकती है। एंड फ्रांसिस बुकानन इसी कारण से राजमहल हिल में घूम रहे हैं 19वीं शताब्दी में। अब पहाड़ियाज क्या करते थे? पहाड़ियाज के रिलेशन सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट के भी साथ थे, कि किसानों के साथ भी उन्होंने रिलेशन बनाए हुए थे, एक्सचेंज रिलेशन। लेकिन कई बार वो सेटल्ड किसानों के ऊपर अटैक भी कर देते थे, उनको लूट भी लेते थे। तो उसके चलते सेटल्ड किसानों को पहाड़ियाज के साथ एक रिलेशन बनाकर रखना पड़ता था। इनफैक्ट राजमहल के जंगलों में अगर कोई व्यापारी भी आता था तो उसे
पहाड़िया ट्राइब्स के साथ एक टैक्स पे कर कर रिलेशन बनाकर रखना पड़ता था, जिससे वो सुरक्षित तरीके से टैक्स ट्रेड कर सके। तो कुल मिला के पहाड़ियास का जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और पूरे जंगल के ऊपर उनका कंट्रोल था। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम एग्रीकल्चर को या खेती को और ज्यादा एक्सपांड करें। इसके लिए वो फॉरेस्ट को क्लियर करना चाहते थे और उसको राइस फील्ड में कन्वर्ट करना चाहते थे, चावल के खेतों में कन्वर्ट करना चाहते थे, जिससे उनको और ज्यादा टैक्स मिलना शुरू हो। उनका इनफैक्ट ये भी मानना था कि फॉरेस्ट वो इलाका है जहां पर जंगली लोग रहते हैं, असभ्य लोग रहते हैं, बार्बरिक लोग रहते हैं, राइट। जहां के लोग बार्बरिक हैं, असभ्य हैं, असामाजिक हैं, और इनको सेटल करके सामाजिक करने की जरूरत है, उनको नियम कानून सिखाने की जरूरत है, उनको सभ्य करने की जरूरत है। तो कुल मिला के उन्होंने क्या करना शुरू किया, जैसे जैसे एग्रीकल्चर या कृषि का विकास होना शुरू हुआ, फॉरेस्ट एरियाज में डिक्लाइन आना शुरू हुआ, पास्चर एरियाज में डिक्लाइन आना शुरू हुआ, पहाड़िया की लाइफ एंडेंजर होनी शुरू हुई, और अल्टीमेटली उन्होंने इस चीज का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारना शुरू किया, उनको भगाना शुरू किया। कुल मिला के ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जंगलों को जितना ज्यादा हो काट कर उनको खेतों में कन्वर्ट कर दो, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल सके। प्लस सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट को कंट्रोल करना ज्यादा आसान था। बट जब उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया तो पहाड़ियाज ने इस चीज का रेजिस्ट किया। बदले में ब्रिटिशर्स ने भी इस चीज का वायलेंटली विरोध किया और लार्ज स्केल में पहाड़ियाज को मारना शुरू किया। 1770 में उन्होंने लार्ज स्केल में पहाड़िया को मारना शुरू किया। 1780 में भागलपुर में एक नए कलेक्टर आए जिनका नाम था ऑगस्टस क्लीवलैंड। इन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई विच वाज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, शांति की पॉलिसी। यहां पर इन्होंने क्या बात की कि हम भाई इन पहाड़िया के चीफ्स जो सरदार हैं उनसे बात करेंगे और उनको जमींदार बना देंगे। उनको हम एक प्रॉमिस कर देंगे कि भाई हर साल हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, बदले में आप अपने लोगों को सेटल कीजिए और उनसे खेती करवाइए। तो मैक्सिमम चीफ्स ने तो मना कर दिया, जिन चीफ्स ने एक्सेप्ट किया उसको पहाड़ियाज ने निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो कुल मिलाकर पहाड़ियाज वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस एग्रीकल्चर, और वो अपनी पुरानी वे ऑफ लाइफ को नहीं त्यागना चाहते थे। इसी बीच में बंगाल के इलाकों में नॉर्थ ईस्ट से कुछ नए ट्राइबल ग्रुप आकर सेटल होना शुरू हो रहे थे, हुवर संथाल्स। संथाल भी ट्राइबल्स थे और वो धीरे धीरे करके बंगाल में सेटल होना शुरू हो रहे थे 1780 में। संथाल वो कबीला था जो खेती करने के लिए रेडी था। अब समझना, एक तरफ पहाड़ियां हैं जो अपनी ट्राइबल लाइफस्टाइल को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ संथाल्स हैं हु वर रेडी टू सेटल डाउन एंड डू एग्रीकल्चर। वो खेत जोतने के लिए तैयार थे, वो कल्टीवेशन करने के लिए तैयार थे, वो कॉटन राइस उगाने के लिए तैयार थे। तो ब्रिटिशर्स को समझ आया कि क्यों ना हम पहाड़ियास को हटाकर संथाल्स को यहाँ पर सेटल करें। अब एक लड़ाई आपको देखने को मिलेगी संथाल और पहाड़ियास के बीच में, जहां पर संथाल जो है वो हल को प्रदर्शित कर रहे हैं और पहाड़ियाज जो है वो हो को प्रदर्शित कर रहे हैं। हो समझ रहे हो, खुरपी, एक छोटा सा खुरपा। तो बेसिकली पहाड़ियाज दे वर डूइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन और वहीं पर संथाल्स आर डूइंग सेटल्ड एग्रीकल्चर। तो कुल मिला के ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू किया, इन संथाल्स को पकड़कर राजमहल हिल्स के इलाकों में सेटल करना शुरू किया। अब राजमहल हिल्स में संथाल्स वर रेडी कि हम सेटल होने के लिए रेडी हैं और हम यहां पर खेती करने के लिए भी रेडी हैं। 1832 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, राजमहल हिल्स का एक बहुत बड़ा इलाका संथाल्स के नाम पर कर दिया, एक डिमार्केट कर दिया एरिया, उसकी बाउंड्री डिफाइन कर दी और उसको कहा गया दामिन ए कोह। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज दामिन ए कोह? ये एक एरिया था जो संथाल्स को सौंप दिया गया था, संथाल्स के नाम पर कर दिया गया था। और संथाल्स को क्या बोला गया कि अगले 25 सालों में आपको लगभग इसका 1/10 जो एरिया है उसको कल्टीवेशन के अंडर लेकर आना है। संथाल्स ने बहुत तेजी से खेती करनी शुरू की, उन्होंने सेटल होना शुरू किया और बहुत तेजी से खेती का एक्सपांशन करना शुरू किया। अब जैसे खेती का एक्सपांशन हुआ, ऑब्वियसली कंपनी के लिए रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज्यादा रेवेन्यू मिलना शुरू हुआ। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ब्रिटिशर्स बहुत लालची थे। अब जैसे उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलना शुरू हुआ वो और लालची होते गए और उन्होंने संथाल्स के ऊपर और ज्यादा नियम कानून स्थापित करने शुरू कर दिए, उनसे और टैक्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। वहां पर मनी लैंडर्स, साहूकार आने लग गए जिन्होंने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने शुरू कर दिए मनी लैंडिंग के ऊपर। जमींदार्स ने अपना डोमिनेंस उस जमीन के ऊपर स्थापित करना शुरू कर दिया एंड अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा कि संथाल रेबेलियन हुआ। बेसिकली इसी सब के बीच में पहाड़ियास के साथ क्या हुआ, तो पहाड़ियास को फोर्स किया गया कि भाई अब आप और जंगल के अंदरूनी इलाकों में रहें जहां जमीन बहुत पथरीली है, बंजर है और जहां पहाड़ है। तो पहाड़ियास का लाइफ तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ संथाल्स भी कुछ खास अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम कानून स्थापित किए हुए हैं और उनसे बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। जब संथाल्स को लगा कि हमारी लाइफ पर अब खतरा है तो उन्होंने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया विच वॉज कॉल्ड द संथाल रिवोल्ट। 1855-56 में हुआ और उन्होंने क्या कहा कि हमें डिकूज को बाहर भगाना है। डिकूज का मतलब आउटसाइडर, और हमें अपने लिए एक आइडियल वर्ल्ड बनाना है। उन्होंने मनी लैंडर, जमींदार, कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट में जमकर विरोध किया और यहाँ पर आपको पता भी है कि फेमस इनके हीरो सिद्धू मांझी और कानू मांझी इस रिवोल्ट को लीड करते हैं।
रिवोल्ट में काफी सारे संथाल्स मारे गए, काफी सारों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, काफी संथाल परगना जो बनाया गया था दामिने को, उसमें बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ। लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि लंबे वक्त तक हम संथाल से ऐसी लड़ाई नहीं रख सकते हैं। फाइनली ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, हम दामिने को के ऊपर संथाल्स को उनकी ऑटोनॉमी देते हैं। 5500 स्क्वायर माइल्स का इलाका संथाल परगना की तरह स्थापित कर दिया गया, जहां संथाल्स को ऑटोनॉमी दी गई और उनको स्पेशल राइट दिए गए कि हाँ भाई, आपके पास अपने राइट्स और आप यहां पर खेती कर सकते हैं। अब तीसरी कहानी हम पढ़ेंगे डेक्कन के बारे में, बॉम्बे डेक्कन, महाराष्ट्र का इलाका, राइट। बट उससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ये फ्रांसिस बुकानन जो साहब हैं, ये फ्रांसिस बुकानन कौन थे? ये फ्रांसिस बुकानन बेसिकली एक फिजिशियन थे जो कि बंगाल मेडिकल सर्विस में थे 1794 से 1815 के बीच में। ये एक एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग इलाकों में भेजा कि आप जाइए और अलग अलग इलाकों का सर्वे कीजिए। ये घूमने के पर्पज से नहीं निकले थे, यहाँ पर इनका पर्पज घूमना या एंजॉय करना नहीं था। यहाँ पर इनका पर्पज था कि भारत के रिसोर्सेज के बारे में पता लगाना, हर एक चीज को रिकॉर्ड करना जिसको ब्रिटिशर्स अपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते थे। और इसी कारण से ये राजमहल हिल्स में घूम रहे थे। तो आप देखेंगे जब भी कभी वो कहीं घूमने जाते तो उनके साथ वो लैंडस्केप सर्वे करते, रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में जानते, डिस्कवरी करते नए नए इलाकों की, अपने साथ जियोलॉजिस्ट, बोटेनिस्ट, जियोग्राफर्स लेकर जाते और इस पता लगाते कि यहाँ पर किस तरीके से हम खेती एक्सपांड कर सकते हैं, किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स अपना टैक्स बढ़ा सकते हैं, किस इलाके में कौन सा नेचुरल रिसोर्स ज्यादा अवेलेबल है, कौन से पत्थर, सॉइल, मिनरल्स अवेलेबल हैं, कमर्शियल रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। और कुल मिलाकर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल रिसोर्सेज से। तो जब राजमहल हिल्स में फ्रांसिस बुकानन घूम रहे थे तो उन्होंने ही ये रिपोर्ट प्रेजेंट की कि भाई इस इलाके में खेती बहुत ज्यादा हो सकती है और यहाँ पर राइस और कॉटन बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथाल्स को वहां पर सेटल किया और खेती करना शुरू किया। अब बात करते हैं बॉम्बे डेक्कन के बारे में, बॉम्बे के इलाकों में। 19वीं शताब्दी में लार्ज स्केल में डेक्कन के इलाकों में पीजेंट्स ने अब विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये जो टैक्सेशन सिस्टम लागू हुए थे, किसानों को ये टैक्सेशन सिस्टम पसंद नहीं आ रहे थे और उन्होंने जमकर इस चीज का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने साहूकारों के अगेंस्ट में विरोध करना शुरू किया, उन्होंने अनाज बेचने वालों के अगेंस्ट में विरोध करना शुरू किया, उन्होंने जमींदारों के अगेंस्ट में विरोध करने शुरू किया। और ऐसे कई सारे विद्रोह हमें पूरे भारत में फैलते हुए देखने को मिलते हैं 19वीं शताब्दी के अंदर। इन्हीं में से एक सबसे इंपॉर्टेंट था जो 12 मई 1875 को हुआ था, उसको सुपा रिवोल्ट बोलते हैं। बेसिकली ये पूना, प्रेजेंट डे पुणे के एक गांव में हुआ था, गांव से शुरू हुआ था जिसका नाम था सुपा। ये रिवोल्ट शुरू हुआ सुपा विलेज पूना से, जहां पर रैयत्स ने क्या किया, 12 मई को लोकल शॉपकीपर्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया। किसानों ने लोकल शॉपकीपर्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया, उनके बही खातों को जला दिया। जो बही खाते होते थे ना, जो किसानों का रिकॉर्ड रखते थे, उनको जला दिया। जमींदारों के ऊपर अटैक करना शुरू किया, मनी लैंडर्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया। उनके बही खाते और जो डेट बॉन्ड होते हैं ना कि आपके पास इतना पैसा है जो आपको हमें जमा करना है, उन सबको इन्होंने जलाना शुरू कर दिया। और जगहों पर इन्होंने अनाज को लूटना शुरू किया और आपस में अनाज को बांटना शुरू किया। और इनफैक्ट कई जगहों पे तो जमींदारों के घरों को जला दिया, जिसके चलते जमींदारों को भागना पड़ा। आगे चलकर ये मूवमेंट पूरे बंगाल, मतलब पूरे बॉम्बे में स्प्रेड हुआ और हर जगह सेम चीज थी, दुकानों को जलाओ, मनी लैंडर्स के बही खातों को जलाओ जिसमें रिकॉर्ड रखा हुआ है कि किस किसान ने कितना पैसा लिया है, किसके पास कितना पैसा बाकी है, किसके ऊपर कितना लोन बाकी है। अनाज को लूटो और साहूकारों के, जमींदारों के घर को जला दो। अब ये सब आखिर हुआ क्यों? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा पीछे चलकर। 1820s में क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे और डेक्कन के इलाकों पर अपना कब्जा स्थापित किया और अपना रूल स्थापित किया, तो उन्हें समझ आया कि यहां पर हम परमानेंट सेटलमेंट स्थापित नहीं कर सकते हैं। उन्हें समझ आया कि देखो, परमानेंट सेटलमेंट में हमने क्या कर दिया कि हमने रेवेन्यू फिक्स कर दिया, लेकिन 1810 के बाद से एग्रीकल्चर अच्छा हो गया और उससे बहुत प्रॉफिट होने लग गया। लेकिन ये प्रॉफिट तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो रेवेन्यू फिक्स कर दिया है। सारा प्रॉफिट जमींदार लेकर जा रहे थे। अब जमींदार भी जमीन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। इसी बीच में यूरोप के अंदर नई इकोनॉमिक आइडियाज चल रहे थे, पर्टिकुलरली डेविड रिकार्डो के इकोनॉमिक आइडियाज, जहां पर डेविड रिकार्डो क्या कहता था कि भाई किसी भी एक प्रोड्यूसर के पास, सपोज मैं एक किसान हूं, तो मेरे पास सिर्फ उतना ही रहना चाहिए जिससे कि मैं गुजर बसर कर सकूं। कि सपोज मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ एक एवरेज प्रोडक्शन होना चाहिए, एक एवरेज रेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा मेरे पास पैसा आने लग गया तो मैं भाई एक जमीन का मालिक बन जाऊंगा और मैं फिर रेंट पर अपना जीवन काटने लग जाऊंगा। मैं कुछ काम नहीं करूंगा, बस रेंट आ रहा है एक्स्ट्रा, मैं उससे अपना जीवन काट रहा हूं, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं। तो जमीन पे जो प्रोडक्शन हो रहा है
उसका केवल एवरेज ही लैंड ओनर को मिलना चाहिए, बाकी सब राज्य को टैक्स की तरह ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर लैंड ओनर के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वो फिर जमीन पर ना इन्वेस्टमेंट करेगा ना उसको यूज करेगा, वो रेंटियर बन जाएगा। रेंटियर मतलब जो रेंट पर खाते हैं ना, जो किराए पर खाते हैं, कि किराएदार बन जाएगा वो, बस एक तरीके से कि किराएदार बना दिए और वो मकान मालिक बन गया, बस पैसा आ रहा है, वो अपना जीवन काट रहा है, वो मकान को ठीक कराने पर भी फोकस नहीं करेगा। तो राज्य को एक्स्ट्रा पैसा लेना है और उसको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना है। राज्य को समझ आया कि बिल्कुल सही, यहां पर जमींदारों को हमें हटाने की जरूरत है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में उन्होंने कुछ खास किया नहीं और बल्कि वो किसानों को और ज्यादा लूट ही रहे हैं। इसी के चलते 1820 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा, जिसको कहा गया रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम बेसिकली बॉम्बे, डेक्कन और साउथ इंडिया के कुछ इलाकों में इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर रेवेन्यू जो है वो डायरेक्टली किसानों से कलेक्ट किया गया। रैयतवाड़ी डायरेक्ट किसानों से कलेक्ट किया जाता था और यहां पर रेवेन्यू फिक्स नहीं था। किसानों की जमीन का असेसमेंट होता था, उसको मापा जाता था और फिर उनके ऊपर रेवेन्यू लगाया जाता था। और क्या डिसाइड किया गया कि हर 30 साल में रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज किया जाएगा। दैट मीन्स रेवेन्यूज वर नॉट फिक्स्ड हियर। लेकिन फिर से सेम कहानी कि ऑल्दो यहां पर रिवीजन है, जमींदार नहीं है, लेकिन अब राज्य ने ही इतना ज्यादा रेवेन्यू लगा दिया है कि किसानों के पास पैसा नहीं है इतना हाई रेवेन्यू पे करने के लिए। तो किसानों ने कई सारे विलेज जला दिए, कई सारे विलेज त्याग दिया, उनको नष्ट कर दिया और नई जगहों पर जाकर सेटल होना शुरू हो गए। दूसरी चीज, 1830 के बाद से हमें देखने को मिलता है कि फिर से बारिश इरेगुलर हो रही है, हार्वेस्ट नहीं हो रही है, तो पीजेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था टैक्स पे कर पाना। लेकिन अब टैक्स तो पे करना ही है, तो उनको क्या करना पड़ता था, अब साहूकारों के पास जाना पड़ता था पैसा लेने के लिए। तो वो क्या करते, साहूकारों के पास जाते पैसा लेने और फिर उससे टैक्स पे करते। तो लोन पे करने के लिए वो लोन ले रहे थे। क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे ना, जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे, वो इतने ब्रूटली टैक्स कलेक्ट करते थे, इतने वायलेंटली लोगों को मारते पीटते थे, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे कि कुल मिला के लोगों के अंदर खौफ था और उन्हें टैक्स पे करना था। तो वो क्या करते कि भाई वो जाते साहूकारों के पास, साहूकारों से जाकर पैसा लेते और अल्टीमेटली उससे टैक्स पे करते। इसी बीच में आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी कम होने लग गया, उसके प्राइसेस गिरने लग गए और 1832 से 34 के बीच में फेमाइन आया, फिर से सूखा पड़ा। 1/3 जानवर मर गए और लगभग आधे से ज्यादा इंसान मर गए बॉम्बे डेक्कन के अंदर। अब अनपेड रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, तो अब पीजेंट्स को क्या करना पड़ा, पीजेंट्स को मनी लैंडर के पास जाना पड़ा। मनी लैंडर साहूकार तो आपको पता ही है, मदर इंडिया मूवी आपने देखी होगी, वो भी खून चूसने के लिए ही बैठे हुए थे किसानों का। वो लोग इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते किसानों के ऊपर, जो बेचारा पूरी जिंदगी नहीं भर पाता था। तो लोन पे करने के लिए वो लोन ले रहा है और यहां पर ये साहूकार, जो कि आप ऐसा कह लीजिए कि एक तरीके से सबसे ज्यादा शोषण करने वाला व्यक्ति है, वो इतना ज्यादा टैक्स ले रहा है लोगों से कि भाई वो बेचारे जिंदगी भर अपना टैक्स पे कर ही नहीं पा रहे हैं। अब अनपेड लोन हो रहे हैं, उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। अब उस कर्जे को पे करने के लिए भी किसान को कर्जा लेना पड़ रहा है, कि अपनी बेसिक जीवन को चलाने के लिए किसान को मनी लेंडर से कर्जा लेना पड़ता था। 1840 से हमें देखने को मिलता है कि ठीक ठाक रेवेन्यू डिमांड्स को मॉडरेट कर दिया गया, एग्रीकल्चर के प्राइसेस ठीक हुए, खेती बढ़ना शुरू हुई। तो ठीक है, किसानों ने खेती करना शुरू की, लेकिन अब जब खेती उनको करनी है, दोबारा से खेती बढ़ानी है, तो खेती करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। नाउ अगेन दे आर मूविंग टू मनी लैंडर्स। तो बेसिकली बॉम्बे डेक्कन के इलाकों में किसानों का काम केवल और केवल साहूकारों या मनी लैंडर से चल रहा था और हर जरूरत के लिए अब वो मनी लैंडर पर डिपेंडेंट थे, साहूकार पर डिपेंडेंट थे। अब इसी बीच में क्या हुआ, कॉटन प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। आपको पता है कि ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी कॉटन इंडस्ट्रीज थी जहां पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था, जिसके चलते ब्रिटेन को बहुत ज्यादा कॉटन की जरूरत होती थी। तो ब्रिटेन कोशिश करता था कि जितना कॉटन जहां से मिल सके मिलना चाहिए। 1860 के पहले ब्रिटेन की जो 3/4 कॉटन डिमांड है वो अमेरिका पूरी करता था। 1860 के पहले 3/4 ऑफ कॉटन डिमांड वॉज फुलफिल्ड बाय अमेरिका की 80% डिमांड जो है वो अमेरिका फुलफिल कर रहा है। किसकी सर? ब्रिटेन की। इनफैक्ट ब्रिटेन के अंदर कुछ नई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जैसे 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, 1859 में द मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। इनका मेन मोटिव क्या था कि सपोज अगर अमेरिका से कॉटन नहीं मिले तो नए नए इलाकों को ढूंढो जहां पर कॉटन प्रोड्यूस किया जाए, और इंडिया उनमें से एक था। अब होता क्या है कि लकीली 1860 से 1865 के बीच में अमेरिकन सिविल वॉर छिड़ जाता है। अमेरिका के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाता है, जहां पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। इस लड़ाई के दौरान, इन 5 सालों के दौरान अब अमेरिका से कॉटन नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स कहां आ पहुंचे? भारत आ पहुंचे। भारत एक अल्टरनेट सप्लायर बन गया। अब जो भारत के एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, जो कॉटन ब्रिटेन को पहुंचा रहे थे, उन्होंने गांव में आना शुरू किया और गांव में साहूकारों को पैसा देना शुरू किया। बदले में साहूकारों ने किसानों को एडवांस में लोन देना शुरू किया और उनसे बोला जितना कॉटन हो सकता है उगाओ। इन 5 सालों में जमकर कॉटन प्रोडक्शन हुआ, जमकर कॉटन प्रोडक्शन हुआ। किसानों के पास बहुत पैसा है, किसानों को लोन मिल रहा है, किसानों को लोन मिल रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी लाइफ ठीक चल रही है। लेकिन इसका भी पूरा बेनिफिट केवल गरीब अमीर किसानों को हुआ, गरीबों को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
1865 में जब कॉटन बूम खत्म हो गया, इसको कॉटन बूम कहा गया भारत के अंदर, कि एकदम से बूम आया, प्रोडक्शन बढ़ा और सडनली बैठ गया। तो 1865 में जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने दोबारा से अमेरिका से कॉटन लेना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, भारत के पास या भारत के किसानों के पास जो क्रेडिट आ रहा था, जो लोन मिल रहा था, वो क्रेडिट मिलना बंद हो गया, डिक्लाइन खत्म हो गया, मतलब कॉटन एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया। अब एक्सपोर्ट मर्चेंट क्या लोन देंगे? नहीं देंगे। तो क्या साहूकार लोन देंगे? नहीं देंगे। तो क्या किसानों के पास लोन है? नहीं है। और अब साहूकारों ने किसानों को क्या बोलना शुरू किया कि भाई अब जो पुराना लोन है वो लौटाना शुरू करो, हमें उसके पैसे लौटाना शुरू करो। अभी तक तो फ्री में बांटे जा रहे थे, लेकिन अब जब कॉटन आना बंद हो गया तो उन्होंने कहा हमें लोन लौटाना शुरू करो, जो पुराना कर्जा है उसको लौटाना शुरू करो, अब हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। अब क्रेडिट मिल नहीं रहा है, लोन मिल नहीं रहा है, जो एडवांस मिल रहा था मिल नहीं रहा है, प्लस रेवेन्यू डिमांड फिर से बढ़ा दी गई है। रेवेन्यू डिमांड फिर से बढ़ा दी गई 1820 के बाद 1830-40 में, मतलब 1840-1850 में रेवेन्यू को फिर से बढ़ा दिया गया है 50 से 100%। अब जब ये किसान मनी लैंडर के पास जा रहा है कि भाई हमें पैसा दे दो, तो मनी लैंडर में भी पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि अब ये किसान पे नहीं कर पाएगा। इसी के चलते किसानों के अंदर गुस्सा आ गया, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने क्या कहा कि ये मनी लैंडर जो हैं, दे आर इनसेंसिटिव टू आवर प्रॉब्लम्स, वो हमारी समस्याओं को समझ ही नहीं रहे हैं। देखो, मनी लैंडिंग ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश पीरियड से ही शुरू हुआ, पहले भी मनी लैंडिंग चलती थी, और जो साहूकार होते थे वो लोगों को पैसा देते थे, वो लेकिन लोगों को ऐसे लूटते नहीं थे। जनरली कुछ नियम कानून होते थे गाँव के अंदर जिसके चलते मनी लैंडर पैसा देते थे। एक नियम कानून ये होता था कि भाई कभी भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी आपका इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। तो सपोज मैंने 100 रुपए लोन लिया है, तो आप उस पे 100 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। आप लगभग 100 रुपए इंटरेस्ट लीजिए, बट आप 100 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। उसको फेयर इंटरेस्ट कहा जा रहा था। लेकिन ब्रिटिश पीरियड के अंडर में साहूकारों ने तो सारी हदें पार कर दी थी। एक रिकॉर्ड मिलता है जहां पर हमें क्या पता चला कि 100 रुपए के लोन के लिए एक व्यक्ति से 2000 रुपए का इंटरेस्ट लिया गया है। कैन यू इमेजिन? 100 रुपए के लोन के ऊपर 2000 रुपए का इंटरेस्ट। यू कैन अंडरस्टैंड कितना ज्यादा गुना ज्यादा है ये। 20 गुना ज्यादा प्रिंसिपल अमाउंट से 20 गुना ज्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1859 में एक लॉ पास किया विच वाज कॉल्ड लिमिटेशन लॉ, कि भाई देखो, तुम ये जो साल दर साल किसानों के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहे हो ना, वो लोन बॉन्ड जो तुम साइन कर रहे हो ना, वो जो पट्टा साइन कर रहे हो ना, वो जो एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो ना कि इतना लोन लिया है, इतना लौटाना है, वो केवल 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब आप इतना ही लोन और इंटरेस्ट रखिए जो 3 साल में कवर हो जाए। 3 साल से ज्यादा वो लोन बॉन्ड अब सरवाइव नहीं करेगा, 3 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। तो भले आपने पैसा लिया नहीं लिया, आपका लोन कितना आया वो मैटर नहीं करेगा। तो अब आपको उतना ही लोन लगाना है जिससे कि वो 3 साल में कंप्लीट हो जाए, ताकि जो ये इतना अंधाधुंध इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं सालों सालों तक मनी लैंडर्स, उसको रोका जा सके। लेकिन मनी लैंडर्स ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। उन्होंने क्या करना शुरू किया, हर 3 साल में अब नया बॉन्ड बनाना शुरू किया, और किसानों से उस बॉन्ड पे साइन कराना शुरू किया। और अब इन समझदारों ने क्या किया, सुनना ध्यान से। सपोज किसी किसान ने 100 रुपए लोन लिया था और उसके ऊपर सपोज 90 रुपए इंटरेस्ट लगाया गया था। अब उस किसान ने से फॉर एग्जांपल 90 रुपए पे कर दिए, 100 रुपए बचा हुआ है, ठीक है, 100 रुपए बचा हुआ है। तो अगली बार क्या किया जाएगा, इस 100 रुपए को प्रिंसिपल अमाउंट बना दिया जाएगा और अब इसके ऊपर नए इंटरेस्ट लगाए जाएंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट लगाया गया, वो फिर से 200 रुपए हो गया। अब किसान ने 150 रुपए पे कर दिया, मतलब सपोज 50 रुपए पे कर दिया, 150 रुपए बचा हुआ। तो अगले 3 साल बाद इस 150 रुपए को प्रिंसिपल अमाउंट बना दिया जाएगा और इस पर टैक्स लिया जाएगा। ऑल्दो प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए था, बट यहां पर भी वो 100 रुपए रहा, आगे चलकर वो 150 रुपए हो गया। ऐसे कर करके 3 सालों में अमाउंट बढ़ता जा रहा था। मनी लैंडर फोर्स द रैयत्स टू साइन अ न्यू बॉन्ड एवरी 3 ईयर। हर 3 सालों में उन्हें नया बॉन्ड साइन करना पड़ता था, और इस नए बॉन्ड के अंदर जो अनपेड बैलेंस है उसको प्रिंसिपल अमाउंट की तरह मेंशन कर दिया जाता था, कि जो ओरिजिनल लोन और जो इंटरेस्ट बचा हुआ है उसको प्रिंसिपल अमाउंट बना देते और उस पर फिर नया इंटरेस्ट लगाना शुरू करते। कैन यू अंडरस्टैंड? बेचारा किसान पूरी जिंदगी लोन भर रहा है, पूरी जिंदगी वो लोन भरता हुआ जा रहा है, उसका लोन खत्म ही नहीं हो रहा है। और बदले में मनी लैंडर्स और भी समझदारी करते, वो जब भी लोन रीपेमेंट हो जाता ना, उसकी रसीद नहीं देते थे किसानों को, जिससे कि वो फिर से बोल देते अरे तुम्हारा तो इतना पैसा बचा हुआ है। बात समझे? कुछ भी अमाउंट लिख देते, कि सपोज किसी इंसान ने 100 रुपए का लोन लिया तो उसके आगे 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए। अब बेचारे किसानों को कहां पढ़ना लिखना आता है, बेचारे किसानों को कहां पढ़ना लिखना आता है, कुछ भी अमाउंट कर देते। अब इसी लोन के चलते वो क्या करते, किसानों को फोर्स करते कि देखो हमने तुम्हें लोन दिया, तुमने हमारा लोन नहीं दिया, तुम हमें अपना प्रोड्यूस जो है, तुमने जो खेती की है, जो अनाज है, उसको कम दामों में हमें बेचो।
और अल्टीमेटली जब किसान कुछ नहीं पे कर पाता, उसकी जमीनें हड़प ली जाती। यू कैन अंडरस्टैंड किसानों का कितना बुरा हाल था। धीरे धीरे करके किसानों के लिए ये जो डीड्स या बॉन्ड्स, ये जो पट्टा है, ये जो रिटर्न वर्ड है, ये जो पेपर है जिसपे उनसे साइन कराया जा रहा है या अंगूठा लिया जा रहा है, जिसमें उनको पता भी नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, वो उनके लिए एक उनकी उनकी दिक्कत, उनकी समस्या, उनकी परेशानियों का एक कारण बनना शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके यही कारण है कि डेक्कन में जब रिवोल्ट हुआ तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने डेट बॉन्ड्स और उन डीड्स को जलाना शुरू किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, चूंकि अब इतना तेजी से ये विद्रोह फैला 1875 में, तो उनको खौफ था कि कहीं 1857 जैसा विद्रोह ना फैल जाए, तो उन्होंने कमीशन बनाया विच वाज कॉल्ड द डेक्कन रायट कमीशन। इस डेक्कन रायट कमीशन को काम सौंपा गया कि आप देखिए कि आखिर ये रायट्स हुए क्यों, ये विद्रोह हुए क्यों, उसके कारण क्या है। इस डेक्कन राइट कमीशन ने लार्ज स्केल में एक्सप्लोरेशन किया, लोकल साहूकारों, किसानों, जमींदारों सबसे रिपोर्ट्स पढ़ी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पढ़े, डीड बॉन्ड्स पढ़े, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट की 1878 में। उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या प्रेजेंट किया कि भाई यहां पर किसानों का गुस्सा गवर्नमेंट के हाई रेवेन्यू के कारण नहीं था, यहां पर किसानों का गुस्सा किसके ऊपर था, मनी लैंडर्स के ऊपर था। लेकिन फिर भी हमें इन चीज के ऊपर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ऑब्वियसली अपने आप को वो गलत प्रेजेंट नहीं करेगी। तो ये रिपोर्ट्स क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को यहाँ पर गलत प्रेजेंट नहीं करना चाहते थे। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन। आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि अब कैसे ब्रिटिश रूल जो भारत के अंदर स्थापित हुआ, उन्होंने जो ये नियम कानून अपनाने शुरू किए, तो ऑलरेडी आपने देखा कि लोग कितना परेशान है ब्रिटिशर से। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे और भी जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो चाहे राजा हो, चाहे आम लोग हो, चाहे आर्मी सोल्जर्स हो, चाहे सिपॉयज हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे आर्टिजन्स हो, हर कोई ब्रिटिशर्स से बहुत परेशान है। और अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि जब एक पॉइंट आता है कि जब वो पाप का घड़ा भर जाता है, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लोगों का गुस्सा फाइनली फूटता है 1857 में, जहां पर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है। इतिहासकार कहीं ना कहीं उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो अगली क्लास के अंदर हम उसको कवर करने जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपके जो भी फीडबैक हैं, कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सायोनारा।